नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार की संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी। 1 फरवरी 1944 को राजस्थान के जोधपुर राजघराने में जन्मी चंद्रेश कुमारी कटोच जी राजनीतिक माहौल में ही पली बड़ी हैं। विवाह के बाद चंद्रेश कुमारी जी ने हिमाचल प्रदेश को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया। ये 3 बार हिमाचल प्रदेश में विधायक और 3 बार ही राज्य सरकार में मंत्री भी बनी। 8वीं लोकसभा में कांगड़ा सीट से ये संसद भी पहुंची। फिर 1996 में राज्यसभा की सदस्य बनी। बाद में 2009 के चुनाव में इन्होंने अपने जन्म स्थान जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर एक बार फिर सांसद बनी। सौम्य और मृदुभाषी व्यक्तित्व की धनी चंद्रेश कुमारी जी 1999 से लेकर 2003 तक महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं। चंद्रेश कुमारी जी अब भारत सरकार में 28 अक्टूबर 2012 से संस्कृति मंत्री हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। चंद्रेश कुमारी जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। आपने राजनीति में काफी लंबा और शानदार मुकाम हासिल किया है, कैसे यह सब कुछ संभव हुआ? आपको तो पता ही होगा कि मेरे फादर ने 52 में इलेक्शन लड़ा था और रिजल्ट्स के पहले ही उनकी डेथ हो गई थी एक क्रैश में। एंड उसके बाद में मेरी उम्र उस वक्त 8 साल की थी। तब से मेरा परिवार एक्टिवली तो कोई इन्वॉल्व नहीं था, पर बिहाइंड द सीन तो वो इन्वॉल्व ही रहे। और इन 71 में मेरी मदर ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था जोधपुर से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उस टाइम मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था इन पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने उनके इलेक्शन में काम किया था। और उस वक़्त से मेरे हस्बैंड को ये महसूस हुआ कि मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड हूँ। फिर जब 72 का इलेक्शन आया तो उस वक़्त मेरे फैमिली से मेरे फादर इन लॉ ने टिकट मांगा था। तो उस वक़्त इंदिरा जी ने एक फ़ैसला किया था कि मैंने 10% लेडीज़ को फील्ड करना है अपनी पार्टी से। तब उनके पास 68 कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो 6 तो लेने ही थे उन्होंने लेडीज़। तो उसमें 5 तो उनको मिल गई थी, तो 6ठी दे वर लुकिंग अराउंड फॉर द 6th। फिर उस वक़्त मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम दे दिया। तो इस तरह से मैं आई। पर जब मेरी शादी हुई फ्रॉम राजस्थान से मैं हिमाचल गई, और लंबा गांव एक छोटा सा, इतना बड़ा कोई शहर नहीं है, गांव ही है। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, एजुकेशन, हेल्थ सब बहुत ही कम था। तो किसी तरीके से मैं उनको हेल्प करना चाहती थी। तो ये एक ही ज़रिया था जिसके ज़रिए मैं उनकी पूरी मदद कर सकती। तो इसलिए मैं, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पॉलिटिक्स में डाला तो फिर उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में आ गई, और मैं 72 में मैं इलेक्शन जीत गई। जन्म आपका राजस्थान के जोधपुर में हुआ, लेकिन राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया हिमाचल प्रदेश को, इसकी क्या वजह रही? अब हमारे परिवार में तो हमेशा यही ट्रेनिंग होती है कि जहाँ शादी करते हो वही तुम्हारा घर होता है। तो नेचुरली हिमाचल प्रदेश तो मेरा घर ही था, लंबा गाँव मेरा ससुराल, मेरा घर। और जोधपुर तो मैं एज मेहमान के तौर जाती रहती, मम्मी को मिलने के लिए, परिवार को मिलने के लिए। ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ था नहीं, मम्मी के इलेक्शन तक ही था। एक खास बात मैं आप में देखता हूँ कि आप जोधपुर के शाही घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आप रहती बेहद सादगी से हैं। मेरे ग्रैंडफादर को देख लीजिए, आप मेरे फादर को देख लीजिए, मेरे ब्रदर को देख लीजिए, वो भी सभी सादगी में रहते हैं। हमारा कोई ऐसा कोई ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर तो है नहीं किसी का भी। और मेरी मदर तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आपको पता ही है कि 24 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी। तो वो तो चाहती थी कि हम, उनके बच्चे जो हैं, एक अच्छे नागरिक बने भारत के। तो उन्होंने हमको तो बोर्डिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी, मेरे ब्रदर को भी इंग्लैंड भेज के बोर्डिंग स्कूल में रखा। तो वहाँ सब बच्चों के साथ इक्वालिटी का एक शिक्षा मिली हमको, और उससे हमको
लगता है कि सिंपल रहना चाहिए। करीब 5 महीने से आप भारत सरकार की संस्कृति मंत्री हैं। बतौर संस्कृति मंत्री आप देश के लिए करना क्या चाहती हैं? कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, कल्चरल मिनिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। आप देखिए, एक तो प्राचीन इमारतें, इतिहास, मैन्युस्क्रिप्ट्स, म्यूज़ियम्स, कल्चर का, आर्ट, जो स्टेट्स का कल्चर है अपना खुद का, जो उनके सामाजिक तौर तरीके हैं, और उसके साथ उनका खाने का, पीने का, कपड़े के पहनने का, उनके हैंडीक्राफ्ट, ये सभी संस्कृत मंत्रालय में आता है। और इसमें हर एक को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे हमारे जो रीति रिवाज है ट्राइबल्स में, वो उसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है। तो मेरा अभी ज़्यादा तो फोकस रहेगा कि ट्राइबल कल्चर जो है और उनके जो कस्टम्स हैं उनको एक्सपोज करना थ्रू मीडिया, लाइव मीडिया, एंड हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। और अभी जो कुछ सिस्टम्स हैं उसको थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेशन का जो वर्क होता है वो टेक्निकल आदमी ही कर सकता है, जो टेक्निकली जानता है कि किस तरह से करना। उसमें उनको बाहर लाना और उनसे करवाना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, पर वो एक तौर तरीके से होगा। लेकिन मैं जो चाहती हूँ ज़्यादा कि हमारी लाइब्रेरीज़, हमारे आर्काइव्स प्रॉपर्ली डिजिटलाइज हो जाए, और अभी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र जो खुले हैं उनमें उनका कनेक्शन हो, ताकि स्कूल चिल्ड्रन गांवों तक हमारे जो रिच कल्चर है और हमारा जो इतने मॉन्यूमेंट्स, इतना लिटरेचर और सब है, वो उनको अवेलेबल हो, ताकि वो उनको दूर परे जाना नहीं पड़े, वहीं गाँव में ही वो उसका लाभ उठा सके। आपने इतनी बातें कही, इसमें सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपको क्या लगता है? कौन सा काम? चुनौतीपूर्ण ये है कि अभी जो है कल्चर का सही मायने में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में एक नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्स है, उसमें वैसे मॉन्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि एएसआई के नीचे नहीं है, एएसआई के तहत नहीं है, और उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन कोई मिलता नहीं है। तो डेवलपमेंट के तौर वो कभी कभी गायब हो जाते हैं। कोई सड़क बन रही है तो कोई एंशंट मॉन्यूमेंट को, छोटा मोटा होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, उसको हटा देते हैं और वहाँ से सड़क निकल जाती है। कोई कॉलोनी बन रही है तो उसमें कोई मॉन्यूमेंट हो तो वो भी कभी कभी वहाँ ओवरबिल्ड हो जाती है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना और एक्सपोज करना लोगों को, मैं चाहती हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पब्लिक उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करे, हम उनकी मदद करें फाइनेंशियली, और उनको गाइड करें कि इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हर एक गांव में कोई भी प्राचीन चीज़ होगी तो गांव वालों को उसका एक गौरव होगा कि ये हमारा है। तो अगर वो उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसको प्रोटेक्ट करने में, हम उनको गाइड करेंगे किस तरीके से इसको डिसफिगर नहीं करे, दूसरे मतलब जैसे वाइट वॉश कर देते हैं कभी कभी मूर्तियों के ऊपर, और इस तरह से डिसफिगर नहीं करे और उसको अच्छी तरह से रखे, तो इस तरह से हम उसको बचा सकेंगे। और फिर उनके जो तरीके हैं और मेकिंग, कपड़ा बनाने का या खंडियाँ लगानी या ब्लॉक प्रिंटिंग या लकड़ी का काम या पीतल का काम, उसको भी हम रिवाइव करना चाहते हैं। तो एक्चुअली कल्चर को गांव तक पहुंचाना एक सबसे बड़ा मेरा टारगेट है, और किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी हमने बुलाया अभी, और उनके साथ हमने एक मीटिंग की, और हम चाहते हैं कि वो टेंजिबल और इनटेंजिबल
कल्चर्स दोनों का कोई ना कोई उसमें उनका योगदान दें थ्रू आवर नेशनल कल्चरल मिशन। कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं और इस मिनिस्ट्री का मूल कार्य क्या है? अपने जो एंशियंट हिस्ट्री है, अपन वी कैन डेट बैक टू 3000 BC और इवन बियॉन्ड, और उसको अलाइव रखने के लिए, उसको कि हमारे हिस्ट्री से गायब नहीं हो जाए, उसको रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें केवल आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं। अब आप हमारे कल्चर से आप देखिए, दो बड़े बड़े रिलीजन्स निकले हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये भी हिंदुइज़्म से ही निकला है, हमारे कल्चर से ही ने बने हैं। और यहाँ से वो ट्रैवल किए, बुद्धिज़्म तो ट्रैवल किया, पूरा ईस्ट में बुद्धिज़्म फैला है। तो ये चीज़ें जो है, इनको लाइव रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे शादी के रीत रिवाज जो होते हैं, हमारा जो एक सिंपल चीज़ बचाऊँ, जैसे हमारे हिमाचल में जो गद्दी होते हैं वो बांसुरी लेके जाते हैं और उस बांसुरी के ऊपर ही वो अपनी भेड़ बकरी को इकट्ठा कर लेते हैं। वो भी एक हमारा कल्चर ही है, गद्दियों का ट्राइबल कल्चर। तो ये सब चीज़ों को यू हैव टू कीप देम अलाइव। और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल कल्चर को इकट्ठा करने के लिए हम एक फंक्शन करते हैं एवरी ईयर, ऑक्टेव करके, जिसमें हम सारे ट्राइबल एरियाज़ के फोक डांस को लाते हैं और ट्राइबल एरिया में जितना भी हैंडीक्राफ्ट है उसको एक जगह लाते हैं और उसका 4-5 दिन का प्रोग्राम करते हैं। अभी जोधपुर में रिसेंटली वो प्रोग्राम किया था। अब राजस्थान के लोगों को पता लगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट मूव होगा कि हम दूसरे लोगों को ले जाएं साउथ में, राजस्थान के लोगों में ले जाएं साउथ में, साउथ के लोगों को लाएं नॉर्थ में। इस तरह से मूवमेंट करेंगे, तब जाके लोगों को जानकारी मिलेगी कि हमारा कल्चर क्या है। और ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोगों को जोड़ सकते हैं, जिससे टूटते नहीं है लोग। जो मतभेद होते हैं वो दूर हो सकते हैं, वो इकट्ठा हो सकते हैं। जी, और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारत सरकार की संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी से यह बातचीत जारी रहेगी। India's own news channel, which everyone trusts. DD News 24/7, the channel India trusts. मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी से। चंद्रेश जी, अभी हाल में ही आपने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 35 ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं। ऐसा क्यों? बहुत सारी इमारतें जो डिक्लेयर हुई थी 1905 में, ब्रिटिश टाइम में वो मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर हुए थे। और उसके बाद में वो कुछ मॉन्यूमेंट्स तो इंडिपेंडेंस के पहले ही वो गायब हो गई थी। एक का तो मैं बता भी सकती हूँ कि एक का तो ब्रिटिश टाइम में ही उसको डिमोलिश करने की ऑर्डर्स हुए थे, और एक स्टैचू है वो शायद आयरलैंड ही चला गया। और स्टैचू तो अवेलेबल है, पर जो उसका स्पॉट था फिर वो हिस्टोरिकल शायद इम्पोर्टेंट नहीं हुआ होगा, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया। कुछ हमारी इमारतें रोड्स के नीचे आ गई, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ हमारी इमारतें डैम्स बने, उसके अंदर सबमर्ज हो गए। और बहुत सारी ऐसी इसमें से ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंट के नाते ये कॉलोनीज बन गई और उसमें वो
डिसअपियर हो गए हैं, और एक तो अभी भी है लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने कॉर्बेट पार्क के अंदर बहुत डीप है, और बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी है इमारतें जो दे कैन बी रिवाइव्ड, 3 ऐसी हैं जो रिवाइव हो सकती हैं, तो वो भी है। तो जो पहले ब्रिटिश टाइम से पहले हो गई ख़त्म, वो तो मैं आपको उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिसके ऊपर रोड्स ही बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसको तो रिवाइव करना मुश्किल है, पर जो रिवाइव हो सकती हैं उनके ऊपर हम प्रोसेस में लगे हुए हैं। आपकी एक और कोशिश है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है सार्वजनिक भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल से जो कुछ हमारी इमारतें हैं, प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं, इसको संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है तो लोगों को उसमें प्राइड हो जाती है कि हमने इसको रिपेयर किया तो इसको प्रोटेक्ट करना है। तो वो वहाँ, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तो बहुत सारे कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत सारे इन्वॉल्व वर्कर्स होते हैं, तो उनको जानकारी मिलती है और वो फिर अपने आप को प्रोजेक्ट भी करते हैं। बट उद्देश्य मेन ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो कल्चर भी प्रोटेक्ट नहीं हो सकता विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन। भारतीय संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया भर में माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है वह अपनी संस्कृति को ठीक तरीके से समझ नहीं पाती। इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए और उसकी नॉलेज देने के लिए, जब तक यंगर जनरेशन को ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे पास क्या है और क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, तो वो आगे नहीं निकल सकती। इसीलिए पंचायतों को अगर हम राजीव गांधी सेवा केंद्र के ज़रिए हमारा मंत्रालय का जितना भी अवेलेबल मटेरियल है डिजिटलाइज हो गया, और जिसको हम इंटरनेट से दे सकते हैं, वो अगर हम गांवों तक पहुंचाएं तो गांव के लोग भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे। एक एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे हमारी रामलीला होती है यहाँ दिल्ली में, मशहूर है। वो रामलीला अगर हम राजीव गांधी सेवा केंद्र में हर पंचायत में दिखाएं उस सीज़न में, तो कितने लोगों को अपने इतिहास के बारे में या अपने रिलीजन के बारे में जानकारी मिलेगी। हर एक मॉन्यूमेंट के ऊपर उसकी लाइव टीवी अगर हो और उसके बारे में बताया जाए तो लोगों को इंटरेस्ट होगा देखने में। इस तरह से लोगों को अवेयरनेस लाना, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैं कोशिश में हूँ। एक और चीज़ देखने में आ रहा है कि देश की नौजवान पीढ़ी आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। उसके बारे में तो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया, रीति रिवाज जो हमारे हैं, अगर वो जागृत रहेंगे तो हमारी पहचान रहेगी। अब आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ तिब्बत का। आज अगर तिब्बत को पूरी दुनिया जानती है तो बिकॉज उनका कल्चर, उनका पहरवाश, उनकी भाषा, उनका खाने का स्टाइल, सारा इन्होंने कंटिन्यू किया है, इसको ख़त्म नहीं होने दिया। अगर हमारे बच्चे इन लोगों को, इस चीज़ों को ध्यान में रखें और अपनी रीति रिवाज को कायम रखें, तो भारत की पहचान पहले थी, अशोका जी के टाइम से थी, सम्राट अशोका के टाइम से, फिर भी रह सकती है, आज भी है। लेकिन हमको इसके लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, पूरे समाज को कोशिश करनी पड़ेगी। आपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जिक्र किया। वाकई यह बात सच है कि वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर सांस्कृतिक विरासत हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है जिसे देखा जा सकता है। लेकिन समस्या आती है ट्रांसपोर्टेशन की, लोग वहाँ आसानी से पहुँच नहीं पाते। जब तक सरकार इस समस्या को दूर नहीं करेगी तब तक जो दूसरे भारत के इलाके के लोग हैं वो वहाँ पहुँचने से हिचक खाते हैं। क्या यह आप इसको किस तरह ठीक करेंगे? आजकल मीडिया तो इतना इम्पोर्टेंट एक फैक्टर बन गया है कम्युनिकेशन में, तो अगर मीडिया पे भी आ जाता है। अब मैं कल की बात बताती हूँ कि
कल ही मेरे पास ये आई थिंक ये गूगल वाले आए थे और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई ऑन देयर गूगल साइट कि आपको अगर ट्रैवल नहीं करना है, जैसे हमारे एज के पीपल ट्रैवल नहीं करना चाहते इतना, तो वो मीडिया से ही उनको पता लग जाएगा, गूगल की मीडिया से ही पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें तो ऐसा है कि आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमने लोगों तक पहुंचना है, ये हमारा एक मकसद होना चाहिए। और फिर जब लोगों को पता लग जाएगा तो अपने आप आने जाने का एक रास्ता बन जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि इंटरनेट भविष्य में और ज़्यादा जो है पहुंच आसान करेगा। यस, मेरा तो ये कहना है। जी। मीडिया वर्क जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कल्चर को लोगों तक पहुंचाने का, और हमारा काम है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाना ताकि लोग उसको देखें। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारत सरकार की संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी से यह बातचीत जारी रहेगी। India's own news channel, which everyone trusts. DD News 24/7, the channel India trusts. क्यों बढ़ रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं? कौन सी बीमारियां हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा? कैसे हो बचाव इन बीमारियों से? कैसे करें हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण? जानिए स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू और अहम जानकारी के विषय में हर रविवार सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान हैं चंद्रेश कुमारी कटोच जी। चंद्रेश जी, एक चीज़ देखने में आती है कि भारत में तमाम ऐसे साहित्य और कला क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने एक समय भारत का नाम रोशन किया होता है, लेकिन कई बार वे आर्थिक तंगी का शिकार होकर परेशान घूमते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी मंत्रालय की योजना क्या है? स्मॉल आर्टिस्ट जो हैं, छोटे आर्टिस्ट जो हैं, जो अपने खुद के क्षेत्र में मशहूर है और जब वो अपना काम करके नहीं कमा सकते तो उनके लिए पेंशन स्कीम है जिसमें उनको पेंशन दी जाती है और मंथली पेंशन है। अभी तो वो 4,000 है, लेकिन वो विचाराधीन है कि उसको बढ़ाना है। तो ये एक तो स्कीम है। और अगर उसकी डेथ हो जाती है आर्टिस्ट की तो वो पेंशन उसकी वाइफ को चली जाती है, और अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो इट गोज़ ऑन टू उन माइनर चिल्ड्रन जब तक वो मेजर नहीं हो जाते या लड़की की शादी नहीं हो जाती। तो ये स्कीम तो हमारी बहुत पॉपुलर स्कीम है और उस पर बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ज़्यादातर तो साउथ में ही लोग उठा रहे हैं, नॉर्थ के कोई इतना कोई स्टेट्स ने इंटरेस्ट नहीं लिया है उनको डेवलप करने के, इसका बेनिफिट लेने का। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आप काफ़ी व्यस्त रहती हैं, जब खाली समय मिलता है तो क्या कुछ करना पसंद करती हैं? मेरा तो फर्स्ट लव है एनिमल्स। मैंने जानवर पाल रखे तो उनके साथ काफ़ी टाइम निकालती हूँ, उससे रिलैक्सेशन बहुत मिलता है, जो टेंशन होता है वो सब निकल जाता है। कौन कौन से जानवर पाल रखी हैं? अभी तो मेरे पास डॉग्स ही हैं ना, इतना ट्रैवल करती हूँ तो और तो रख नहीं सकती हूँ। नहीं तो पहले तो मैंने गायें भी रखी थी, बकरियाँ भी रखी थी, घोड़े भी थे, पर अब तो केवल डॉग्स ही हैं। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? मेरी मदर। मेरी मदर से मैंने जो सीखा है सब कुछ उन्हीं से सीखा है। क्या कुछ सिखाया है उन्होंने? ऐसे आपने कहा ना, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड हेल्प whoever you can। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का लक्ष्य, अगर जन्म लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है, तो कुछ करके ही जाओ। और इस इतने बड़े समुद्र में एक बूंद भी अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा जीवन सिद्ध हो गया। और आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, देश की नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देश की नौजवान पीढ़ी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, भारत माता ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी पहचान ही भारत माता है। हमने भारत माता के लिए हम क्या दे सकते हैं अब हमारी माता को, जिससे हमारी माता और भी ज़्यादा मशहूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थी भारत सरकार की संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। चंद्रेश कुमारी जी ने साफ कहा कि देश की नौजवान पीढ़ी भारत माता के प्रति अपनी कर्तव्य को समझे और उसे निभाए, तभी हमारा भारत एक खुशहाल और सशक्त राष्ट्र बन सकेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।